गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी डिस्कस अबाउट द अवेलेबल एनर्जी। हम लोग अवेलेबल एनर्जी के बारे में देखेंगे कि उसका क्या यूज है, क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग कार्नोट हीट इंजन बनाते हैं। पहले हम लोग कार्नोट हीट इंजन हम लोग बनाते हैं। कार्नोट हीट इंजन बनाते हैं हम लोग। आपको मालूम ही है कार्नोट साइकिल कैसे बनेगा। यही होगा ना कार्नोट साइकिल। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। ठीक है, कार्नोट हीट इंजन है, कार्नोट हीट इंजन साइकिल फॉर्म में देख लिया। ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। हीट इंजन है ये। T1 है, ये T2 है, P1 है, P2 है, ये W है। क्लियर? तो यहां से इफिशिएंसी क्या हो जाएगा बताओ। इसको डिलीट कर दे। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब इफिशिएंसी बताओ क्या हो जाएगा। इफिशिएंसी क्या हो जाएगा बताओ। W/Q1, यही होगा ना इफिशिएंसी। मैक्सिमम इफिशिएंसी क्या हो जाएगा अगर Q1 फिक्स है। बताओ, Q1 तो फिक्स ही होगा हीट सप्लाई, तो W मैक्स क्या हो जाएगा। W क्या हो जाएगा, W मैक्स अपॉन Q1। Q1 आपका फिक्स है, मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए क्या हो जाएगा, W मैक्स हो जाएगा। और इफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की जो इफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल, इट्स इफिशिएंसी इज ए मैक्सिमम। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस T2/T1, ये हम लोग जानते ही हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस T2/T1 इक्वल टू W मैक्स अपॉन Q1। ठीक है, यहां से W मैक्स क्या हो जाएगा, यहां से W मैक्स क्या हो जाएगा बताओ। Q1 इंटू 1 माइनस T2/T1। ठीक है, W मैक्स क्या हो जाएगा Q1 इंटू 1 माइनस T2/T1। अच्छा ये बताओ, T1 तो हमारा फिक्स है, Q1 तो हमारा फिक्स है भाई। इनपुट तो हमारा क्या होगा, फिक्स ही होगा ना। अरे भाई, हम कोई अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इनपुट हम फिक्स रखेंगे भाई। हम चाहेंगे ना कि 10 रुपये अगर लगा रहे हैं तो 50 रुपये कमाए, 60 रुपये कमाए। इस पे हमारा यही रहेगा ना कि जो हमारा इनपुट है उस पे हम लोग मैक्सिमम आउटपुट ले सकें भाई। यही होता है ना, बताओ। हमारे कांस्टेंट इनपुट पे हम लोग क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट हम लोग ले सकें। यही रहता है ना, चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, यही सोचते हैं ना। तो इनपुट तो हमारा कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, T1 कांस्टेंट है। वैरी क्या करेगा T2। अगर T2 को हम लोग डिक्रीज करेंगे, बताओ T2 को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो W मैक्स इंक्रीज करेगा कि नहीं, बोलो। W मैक्स इंक्रीज करेगा कि नहीं, मतलब कि क्या होगा, वर्क आउटपुट हमारा मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलेगा। यही होगा ना। अगर हम T2 को हम लोग
डिक्रीज करते जाएं तो हमारा क्या होगा, वर्क मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलेगा हमको। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग T2 को कितना मिनिमम कर सकते हैं। अरे भाई T2 को हम लोग कितना मिनिमम कर सकते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर से तो मिनिमम कर नहीं सकते हैं। सराउंडिंग टेम्परेचर इज ए लास्ट टेम्परेचर, इससे ज्यादा तो मिनिमाइज कर नहीं सकते किसी भी टेम्परेचर को, क्यों बोलो। तो अब ये क्या हो जाएगा, T2 को हम लोग कितना लोअर कर सकते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर तक। ये क्या हो जाएगा, W max इक्वल टू Q1 माइनस T0 अपॉन T1, यही हो जाएगा ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q1 T0 अपॉन T1, यही लिख सकते हैं ना, बोलो। और Q1 अपॉन T1 क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन T1 क्या हो जाएगा, बोलो। यहां से अगर इसके लिए, इस रिजर्वायर के लिए हम लोग देखें तो Q1 अपॉन T1 क्या हो जाएगा, DS, चेंज इन एंट्रोपी। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q1 माइनस T0 DS। तो यहां से Q1 क्या हो जाएगा, यहां से Q1 क्या हो जाएगा हमारा, यहां से Q1 क्या आ जाएगा बताओ, Q1 इक्वल टू हो जाएगा W1 W मैक्सिमम प्लस T0 DS, यही होगा ना, बोलो। W मैक्स, अब ये तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्क है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्क, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी। और ये क्या है, मिनिमम टू मिनिमम हीट ट्रांसफर, हीट रिजेक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनअवेलेबल एनर्जी। तो Q1 क्या हो जाएगा, अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। ये क्लियर है यहां तक, बोलो। यहां तक क्लियर है, Q1 क्या हो जाएगा, अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी मतलब मैक्सिमम, मतलब हम मान लो 10 रुपए लगा रहे हैं, 50 रुपए मैक्सिमम, एकदम मैक्सिमम 50 से 60 रुपए हम ज्यादा से 50 से 60 हम कमा ही नहीं सकते हैं, तो हो गया मैक्सिमम। उसको क्या बोल देंगे हम लोग, मैक्सिमम वर्क आउटपुट। ठीक है, समझ में आया। मान लीजिए हम अगर 50 किलो जूल दे रहे हैं, 50 किलो जूल हम लोग दे रहे हैं, मैक्सिमम हम मान लीजिए उसमें 40 किलो जूल हम लोग वर्क हम लोग डेवलप कर ले रहे हैं। बात समझो, 40 किलो जूल हम लोग वर्क डेवलप कर रहे हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा वर्क हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा वर्क हो ही नहीं सकता। तो उस वर्क को क्या बोलेंगे हम लोग, अवेलेबल एनर्जी। जैसे मान लो ये 50 दे दिए, ये हो गया 40, ये हो गया 10, ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, ये 20, ये 50 है, ये 25 है, ये हो गया आपका 25। इसमें अवेलेबल एनर्जी क्या होगी बताओ। अवेलेबल एनर्जी दोनों इक्वेशन में अवेलेबल एनर्जी कौन सी होगी बताओ। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर लिख दो, पहला दूसरा तीसरा। अवेलेबल एनर्जी क्या होगी 40, 40 इज ए अवेलेबल एनर्जी। बात समझ में आ गया, 40 इज ए अवेलेबल मैक्सिमम, इससे ज्यादा हमको मिल ही नहीं सकता है।
क्लियर? आपको ये समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा वर्क हमको 40 से 42 हो ही नहीं सकता, खत्म कहानी। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया? बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बेटा, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आ जाओ रे बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबा, आ जाओ। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ठीक, Q1 T1 टेम्परेचर तो डेड स्टेट है, T0 सराउंडिंग टेम्परेचर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा ये देखो, यहां देख लो एक बार, Q1 अपॉन T1 इक्वल टू DS, यही होगा, बोलो। क्लियर? Q1 हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं और T1 हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी बताओ? इंक्रीज करेगी ना, चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज करेगी ना। तो अब इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो? ये हो जाएगा, बोलो। आ जाओ रे बाबा, आ जाओ। देखो Q1 कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, T1 हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। ये आपका हो गया T2, T1 डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज होके वो T2 आ गया है। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां से पहले चेंज इन एंट्रोपी ये थी, अब चेंज इन एंट्रोपी ये हो गई। तो चेंज इन एंट्रोपी हमारी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। क्लियर? तो अब ये देखो, अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? पहले हमारा ये था Q2, तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? Q2 अपॉन T2 इक्वल टू DS। अब भाई चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है ना, चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 इंटू DS। चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, बोलो। T2 कांस्टेंट है, मतलब T0 कांस्टेंट है, तो Q2 इंक्रीज करेगी कि नहीं इंक्रीज करेगी बताओ? अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, T1 टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? Q2 इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब Q2 इंक्रीज कर रहा है, मतलब अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बोलो।
अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। क्यों? कुछ इसका भी नाम दे दो यहाँ पे, 1 डैश 2 डैश 3 4 डैश का भी नाम दे दो। क्लियर? अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। Q1 तो हमारा फिक्स है, अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अवेलेबल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। क्लियर है? यहां से बताओ, कोई दिक्कत है? अगर हम लोग टेम्परेचर को ड्रॉप कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग सराउंडिंग के तरफ आ रहे हैं, टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हैं मतलब क्या? सराउंडिंग की तरफ आ रहे हैं, तो अनअवेलेबल एनर्जी हमारी इंक्रीज कर रही है और अवेलेबल एनर्जी हमारी डिक्रीज कर रही है। ठीक है? इनपुट हमारा सेम है, सेम थर्मल एनर्जी है, सेम इनपुट है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग सराउंडिंग की तरफ बढ़ते जाएंगे तो अनअवेलेबल एनर्जी हमारी इंक्रीज करती जाएगी और अवेलेबल एनर्जी हमारी डिक्रीज करती जाएगी। समझ में आ रहा है? कंक्लूजन समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। क्या बताना चाह रहे हैं? हीट इनपुट सेम है केस में, लेकिन हमारा टेम्परेचर वेरी कर रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर को आप किस सेंस में देख सकते हो? क्वालिटी ऑफ एनर्जी, क्वालिटी ऑफ एनर्जी देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब क्वालिटी ऑफ एनर्जी, क्वालिटी हम लोग उसकी डिक्रीज कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एनर्जी, क्वालिटी हम लोग उसकी डिक्रीज कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एनर्जी हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो अनअवेलेबल एनर्जी हमारी इंक्रीज कर रही है। ठीक है? क्लियर? तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव लॉ। ठीक है? इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंड लॉ को? क्वालिटेटिव लॉ। ठीक है? तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि क्वालिटी ऑफ एनर्जी T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। जैसे क्वालिटी हमारी जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है? अवेलेबल एनर्जी हमारी इंक्रीज कर रही है और सेम इनपुट और सेम हीट इनपुट। ठीक है? अरे भाई 100 केल्विन है, ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग 20 किलो जूल ट्रांसफर कर रहे हैं, 80 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग सेम वही 20 किलो जूल ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन हमारा अवेलेबल एनर्जी हमारी डिक्रीज कर रही है। ठीक है? तो जितना जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, सराउंडिंग से अगर टेम्परेचर वेरी फॉर है, सराउंडिंग से टेम्परेचर हमारा अगर वेरी फॉर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सेम अगर हीट इनपुट है और सराउंडिंग से टेम्परेचर हमारा वेरी फार है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अवेलेबल एनर्जी हमारी ज़्यादा मिलेगी। अवेलेबल हमारी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर? और अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो अनअवेलेबल एनर्जी क्या होगी? हमारी कम हो जाएगी। क्लियर? अब एक चीज़ और इसमें देख लो, डिलीट कर दे रहे हैं। अब इसमें देखो, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी कितना हमारा हो रहा है बताओ? बोलो। T0 इंटू
ये टर्म, ठीक है, टी नॉट इंटू टी नॉट तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका डी एस डैश माइनस डी एस। नोटेशन का यहाँ है 2 डैश है ना, टी नॉट इंटू डी एस डैश माइनस डी एस। अरे भाई कितना इंक्रीज कर रहा है अनअवेलेबल एनर्जी, इतना ही तो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा एरिया अंडर द दिस कर्व माइनस एरिया अंडर द दिस कर्व, तो इतना ही तो इंक्रीज कर जाएगा, टी नॉट इंटू डी एस डैश माइनस टी नॉट इंटू डी एस, क्या हो जाएगा इंक्रीज है अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं बोलो, टी नॉट इंटू डी एस डैश को क्या लिख सकते हैं Q1 अपॉन T2 लिख सकते हैं, बोलो Q1 अपॉन T2। अरे भाई डी एस डैश यहां से क्या हो जाएगा, ये डी एस डैश क्या हो जाएगा बोलो भाई, Q1 अपॉन T2 इक्वल टू, परेशान मत तो बताता हूँ, डी एस डैश हो जाएगा और Q1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ds। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसको डिलीट कर देते हैं, देख लो इधर समझ लो। ये तुम्हारा है ds डैश, ये तुम्हारा है ds, क्लियर। ठीक है, Q1 अपॉन T2 इक्वल टू डी एस डैश और Q1 अपॉन T1 इक्वल टू डी एस, क्लियर। तो इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन, अब इसको मिटा देते हैं हम लोग, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ, टी नॉट कॉमन ले लो ना, डी एस डैश माइनस डी एस, यही हो जाएगा ना, बोलो। यहां तक क्लियर, अब इसको डिलीट कर देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा T1 डी आई डैश क्या आ जाएगा Q1 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1, यही हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा टी नॉट Q1 T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2, यही हो जाएगा इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। देखो यार ds को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, ds क्या है चेंज इन एंट्रोपी, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ds इक्वल टू क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल एस। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाएगा, मैं यहाँ ds लिख दिए, इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा, ds क्या है डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, क्लियर। और डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा टी नॉट Q1। तो अभी एक चीज देखिए कि अगर T1 माइनस T2 इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या होगा अनअवेलेबल एनर्जी, और ही डिक्रीज अनअवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज करेगी। अगर T1 और T2 के बीच में अगर डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो अनअवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो यहां से एक हमको कंक्लूजन मिल के आ रहा है
कि टेम्परेचर जो है वो आपका क्वालिटी को डिनोट करता है। हमारा इनपुट सेम है, सेम हीट इनपुट है, लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर कम है, अगर हमारा सराउंडिंग के टेम्परेचर के करीब करीब टेम्परेचर है, तो हमारी जाहिर से बात है अवेलेबल एनर्जी हमको कम मिलेगी। इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग क्वालिटेटिव लॉ भी कहते हैं। डी एस क्या है, डेल्टा एस, याद रखिए डी एस हमने कहीं कहीं लिखा है, तो क्या है डेल्टा एस, क्या चेंज इन एंट्रोपी। क्लियर, ठीक है, डी एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था जो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।